नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। लगातार लाइव इंडिया की टीम अलग अलग जगहों से जनता का मूड जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार जनता के मन में क्या है, आखिर वो क्या चाहती है। आज भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ झारखंड के दुमके जिले से हमारे सहयोगी मौजूद है। हम दोनों का रुख करेंगे कि आखिर इस बार वहां की जनता क्या कुछ चाहती है, आखिर इस बार जनता जो है वो क्या मूड बना रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतेंद्र मौजूद है। हम सबसे पहले उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस वक्त वो कहां पर है और वहां की जनता आखिर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचती है। सतेंद्र। पूजा जी, मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। हर एक लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का जो है डंका पीट रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट पर जीत की बात कर रहे हैं। यहाँ से जो ज्यादा से ज्यादा जीत कर जाएगा, दिल्ली की सीट पर वही काबिज होगा। मतलब यूपी से ही उसका रास्ता होगा। प्रधानमंत्री की जो कुर्सी पे बैठेगा वो उत्तर प्रदेश में जीत के जाएगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर उनके क्या मुद्दे हैं इस बार, क्योंकि आम चुनाव में आम आदमी की राय लेना भी बहुत जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? रमाशंकर दुबे। क्या किस तरीके से देखते हैं आम चुनाव के? इस आम चुनाव में निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी का वादा है, बीजेपी की अपनी जो है रणनीति है कि 400 के पार जाना है, तो उसमें कहीं से भी संशय नहीं लग रहा है। 400 के पार बीजेपी जाएगी पक्का 100%। और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं हम मजबूती से लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास न कोई नेता है, न कोई रणनीति है, न कोई नीति है। ये तो सिर्फ और सिर्फ केवल जो है ढिढोरा पीट रहे हैं कि नहीं मुझे जो है ये करना है वो करना है। इनके पास किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई रणनीति है। भाजपा ने जिस तरह से कार्य किया है, भाजपा ने जिस तरह से 370 को हटाया है, जो कभी हट नहीं सकता था, जिस तरह से 500 साल पहले का जो राम मंदिर की योजना, राम मंदिर से फर्क पड़ेगा क्या चुनाव? राम मंदिर से बहुत फर्क पड़ेगा। पूरे देश के लोग, सारे लोग जब आ रहे हैं, किसी संस्था के प्रति उनकी निष्ठा है, तो निश्चित रूप से अगर कोई आ रहा है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, वोट में निश्चित रूप से पड़ेगा। राम मंदिर और 370 हटने वाला मुद्दा के चुनाव प्रभावी रहेगा? आदमी की तो भूख लगती है तो उसके बाद वो किसी को पहचानता नहीं। 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का, सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं। भाई भाई को नहीं पहचान रहा, पति पत्नी को नहीं पहचान, पिता पुत्र को नहीं पहचान रहा है। तो जो वास्तविक जो समस्याएं हैं समाज की, जनता की, देश की, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और वास्तविक समस्या यही है जो आज के समय में एडमिशन हो रहा है बच्चों का। हम और आप कोई भी जा रहा है एडमिशन कराने तो गड्डी गिननी पड़ रही है। किताब लेने जा रहे हैं तो गड्डी का गड्डी पैसा लग रहा है। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो गड्डी का गड्डी पैसा लग रहा है। आमदनी घट गई और खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया, आमदनी घट गई है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या फिर डेवलपमेंट की बात करें, इन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना। इस बात तो मैं जान रहा हूँ कि आर्थिक जो जनता के जो क्राइसिस है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और करप्शन के मामले में जहां तक रह गई बात, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन पता मिला कि अकेले ही खाऊंगा, किसी को जानने नहीं दूंगा, और खूब खाऊंगा, को जो बोलेगा दूसरा कोई बोलेगा तो उसका मुसिल दूंगा। यही चल रहा है। आप बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीफ कंपनियों से पैसा लिए कि नहीं लिए? पाकिस्तान की कंपनी से पैसा लिए कि नहीं? आप अपनी पवित्रता को मारे तार तार कर दिए खुद। जो करप्टेड कंपनियां थी, जिसकी जांच चल रही थी, उन कंपनियों से पैसा लिए कि नहीं लिए हैं? ये वायरल है एकदम चारों तरफ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था है कि सबका साथ सबका विकास है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सारी चीजें उन्होंने एकदम उल्टा काम किया। तो भाई साहब, मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। और जो है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है। और जनता इससे जूझ रही है।
हाँ, ये बात जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने जो है मंदिर बना दिया, उस पर हमको विश्वास है। हमने धारा 370 खत्म कर दिया, उस पर हमको वोट मिलेगा। तो ये तो अब यही मैच चल रहा है ना। और आपको अगर इतना विश्वास है तो 50 पार्टियों का गठबंधन क्यों किए? ओम प्रकाश राजभर जैसे थर्ड क्लास का, जिसका कोई मतलब भाषा नहीं, न शैली है, न बोलने का ढंग, न कहने का ढंग, उसको आप सर पे बिठाए हैं। अच्छा। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के 6 विधायक हैं। और उस 6 में से एक अब्बास अंसारी भी हैं। और राज्यसभा में जब चुनाव हुआ था तब उसके खिलाफ वोट किए भाजपा? नहीं, भाजपा के खिलाफ। अभी एमएलसी का जो चुनाव हुआ है, ये 6 का 6, अभी आप इंटरव्यू में आप गूगल पे करिए, वो 6 विधायक कह रहे हैं कि अमित शाह जी का फोन आया था हमको वोट करने के लिए। एमएलसी का चुनाव में आप अब्बास अंसारी का वोट ले लेंगे। और उसके बाद जो है आपका सहयोगी एनडीए का इतना बड़ा हीरो है ओम प्रकाश जी, और उनका साथ में उनकी पार्टी का मेंबर आज भी अब्बास अंसारी हैं, आज भी उनके पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई नहीं दे रहा है? गुड़ खाए गुड़गुला से भेद है, ये कौन सा तमाशा है? युवाओं का क्या मत है इस बार मतदान को लेकर? युवा क्या चाहता है? अगर दिखाइए तो सही बोलें। कल 2 चैनल बंद हुए हैं, देश का चौथा स्तंभ कहते हैं ना मीडिया को। कल 2 चैनल बंद हुए हैं, अगर आज सही बोलें तो आज ये भी बंद हो जाएगा। भुखमरी और भ्रष्टाचार की ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। कोई प्रत्याशी अगर किसी मुद्दे पर चुनाव मांग रहा है, बताइए, हम कह रहे राम मंदिर के नाम पे चुनाव वोट मांगिए आप आके, कोई प्रत्याशी दिखाई दे रहा है? सब हवाई जहाज नेता हैं, कोई जमीन पे आके वोट नहीं मांग रहा है, सिर्फ लोग लुभावन वादे करते हैं। और मोदी जी की गारंटी जो है, इस बार उनकी गारंटी पक्का है ये कि जो है इस बार पूरा नस्ता नाबूद हो जाएगा। तो इनकी गाड़ी नहीं चलेगी मोदी जी की? क्या गाड़ी चलेगी? अरे आप देखिएगा, चुनाव है, पहले चरण का है 19 अप्रैल को। अब उनकी पूरी मीडिया बिकाऊ है, अब कुछ भी दिखा दे, चाहे 400 पार दिखा दे, हम तो कह रहे पूरे 543 दिखा देंगे, 543 सीटें आएंगी। तो मीडिया तो बोल रहे हैं ना, भाजपा वाले बोल रहे हैं ना 400 पार। अरे 400 पार वो जो है तेल का 400 पार है, रिफाइंड का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, दाल है, सब 400 पार बता रहे हैं। वो पेट्रोल तो सस्ता है, कितने रुपए में है बताइए? 100 के अंदर है। अरे 100 के अंदर तो वो पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तमाम बदलाव होंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को अगर देखा जाए तो? सबके अपने अपने मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? युवाओं को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, ये सब चीजें, महिलाओं की सुरक्षा हो। और भक्तों को तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या चल रहा है। बेरोजगारी किस चरम सीमा पर है, 2014 से कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? 400 पार का नारा ये है, आटा 400 पार होगा, तेल 400 पार होगा, दाल 400 पार होगी, सब कुछ 400 पार हो जाएगा इस बार 2024 के चुनाव के बाद। मोदी जी की गाड़ी चलेगी नहीं? मोदी की गाड़ी चल कहाँ रही है? मोदी की गाड़ी तो ढकेली जा रही है ना, इतने सारी पार्टियों से गठबंधन करके। यूपी में? यूपी, बिल्कुल यूपी, क्या पूरे देश में। बहन जी का कुछ रुख दिख रहा है? बहन जी की चाल नहीं समझ में? बहन जी भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिकी हुई है, बिकी हुई है। आज उनका एक सांसद भी टूट गया, आरएलडी में चला गया। तो वही चीज है ना, वो उनके जो जिनके अंदर जमीर जिंदा होगा वो अपना दाहिने बाएं इधर उधर देखेगा। हर आदमी बिकने के लिए थोड़ी ना तैयार होता है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि राजभर की पार्टी सही, अब्बास अंसारी जो है विधायक है, भक्तों को नहीं दिख रहा है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बैठाना और मक्खी को जैकेट पहचाना और भक्तों को समझाना असंभव। क्या कह रहे हैं? असंभव है ये। और ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें जो है गठबंधन से नगीना से जो चंद्रशेखर रावण को जो टिकट मिला है नगीना से, और वही महेंद्र कुमारी मायावती ने उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। अब तो भैया बहन जी का कुछ बच रहा है इधर? नहीं, कुछ नहीं, बहन जी खत्म। बहन जी के लोग भी टूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनसभाएं तो कर रही हैं। बहन जी का खाता नहीं खुलेगा, एक सीट नहीं आएगी। जनसभाएं तो कर रही हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं। क्या भाजपा के लिए काम कर रही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो वो एक भी प्रश्न, कोई भी इतनी हर चीज व्यवस्थाएं गड़बड़ है, एक भी टिप्पणी करती है, एक भी टिप्पणी अपने कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बहन जी। अब तो स्लोगन भी चेंज कर दिया मायावती जी ने, सर्वजन हिताय को कर दिया है सर्वजन सुखाय। मतलब बहुजन समझो पहले चलता था उनका। मोदी व्यवस्था में अब मोदी जी की व्यवस्था उनकी गाइडलाइन पे चल रही है ना। बात ये है भाई जी, मिल रही है, भतीजों को मिल रही, भांजों को मिल रही, सबको सुरक्षा मिले, तो कहाँ कुछ बोल पाएंगे वो? किन मुद्दों पे चुनाव होना है?
क्यों भैया? उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सत्येंद्र, हम आपके पास फिर लौटते हैं, आप उसके बाद फिर जनता से जरूर बातचीत करिएगा। सत्येंद्र, कुणाल, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ भी कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो इस बार क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, साथ ही साथ 400 पार के नारे को वो किस तरीके से देखते हैं। कुणाल जी बिल्कुल, हमारे साथ जनता है जिनके वोट से सरकार चुनी जाती है। आप हमारे साथ हैं, ये बताइए इस बार मोदी 365 पार हो रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 400 पार हो रहे हैं एनडीए में, और जनता जो है विकास के नाम पर वोट करेगी। और विकास हो रहा है इस सरकार में, सर्वांगीण विकास हो रहा है, गरीबों के पास अनाज आ रहा है, मकान बन रहा है, और बहुत सारी योजना है जो जनता के हित में है, और इसलिए मोदी सरकार इस बार 400 पार। धारा 365, राम मंदिर, क्या इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा? जनता के पास तो इसका मुद्दा है, ये है कि धारा 370 हटा, जनता के हित में हुआ, और राम मंदिर बना, वो भी हिंदू के पक्ष में हुआ, इसलिए वो समूचे जनता जो है इस पर पूरा जो है मोदी के पक्ष में है, और उसको पूरा एकदम वोट करने जा रही है जनता। यहाँ पर सवाल पूछने की कोशिश की है आपने, यहाँ पर धारा 365 का जिक्र किया है, यहाँ पर धारा 370 को लेकर के जनता से बातचीत करिए। धारा 370 हटाया गया, इसको लेकर के बातचीत करिए। कुणाल जी बिल्कुल, पूजा, धारा 370 को लेकर क्या कहेंगे, कितना अच्छा है? देश के हित में है, बहुत अच्छा हुआ, और अब वहाँ पर कोई भी आदमी जाके रह सकता है, बस सकता है, इसलिए ये धारा हटने के बाद भारत के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। विपक्षी इसको दूसरे हवा देने का काम कर रही है, सरकार के खिलाफ चल रही है, वर्तमान सरकार के खिलाफ चल रही है। जनता को इसका क्या फायदा मिल रहा है? क्या जनता उसकी ओर जाएंगे या फिर वर्तमान सरकार की ओर जाएंगे? देखिए, विपक्ष के पास तो अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सत्ता पक्ष का विरोध करना ही उसका काम हो गया है। सरकार कुछ भी अच्छा काम कर रही है, उसका काम है विरोध करना, वो विरोध करेगी, और देश की जनता जो है सरकार के पक्ष में है, और मोदी सरकार को उसके रीजन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, देश में सर्वांगीण विकास हो रहा है, विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, इसलिए भारत की जनता जो है वो मोदी सरकार को ही वोट करेगी। यहाँ पर निशिकांत दुबे जी लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, इससे पहले भी विपक्षी बोलते हैं कि मोदी मैजिक काम करता है, मोदी जी के काम को लेकर जनता वोट करती है। आपको क्या लगता है? मोदी मैजिक तो काम करता ही है, और जैसे हम लोग का सांसद जो है निशिकांत दुबे हैं, वो भी बहुत काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए, गोड्डा लोकसभा के लिए बहुत काम किए हैं, इसलिए जनता उसको चाहती है। इसके साथ ही इस बार का चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास है, विकास के मुद्दा पर ही जो है वोट कर रही है जनता, जनता विकास के नाम पर ही वोट कर रही है। यानी मोदी लहर दिख रहा है? बिल्कुल, पूरा मोदी लहर दिख रहा है, और अब की बार 400 पार। सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कुणाल, उनसे जानने की कोशिश करिए कि उनमें से किन किन योजनाओं का लाभ मिला है। चाहे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आयुष्मान भारत की, उज्ज्वला योजना की, और उसके बाद हर घर नल जल की, तो ये कई ऐसी योजनाएं हैं, कई सारी नीतियां हैं, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि आखिर वहां पर जनता को कितना लाभ मिला है इसका। कुणाल जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी लहर में
मोदी सरकार बनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे लोग, यहाँ से आप लोग सांसद चुन के जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार की कई ऐसे योजनाएं हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, नल जल योजना हो गया। आपको या फिर क्षेत्र की जनता को किस किस योजना का लाभ मिला है अभी तक? क्षेत्र की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है और उज्ज्वला गैस का भी सब आदमी को प्राय कनेक्शन मिला है। और नल जल का तो यहाँ कुछ कमी है, बाकी सब जो है सुविधा मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो है राशि मिल रहा है 6,000 रुपया सालाना, वो मिल रहा है। जनता खुश है। इसके साथ ही महिलाओं को कितना सम्मान देने का काम केंद्र सरकार की, चूंकि उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर मिला, जिससे लकड़ी को पे खाना नहीं बनाना पड़ा। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? ये देखिए, गरीब जनता के लिए जो है ये बहुत जरूरी था और वो प्रधानमंत्री जो है बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनको हर चीज का पता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में माने क्या क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उन्होंने हर काम का समाधान निकाला है। और उज्ज्वला योजना दिया, शौचालय दिया, रोड दिया, आपका महिलाओं को सम्मान देने का काम कितना, क्योंकि योजना कई तरह के जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई तरह के एनजीओ के तहत काम काज दे रहे हैं, ग्रुप लोन दे रहे हैं, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं, कितना फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है। उस समूह में जो मिलता है लोन, उसमें जो है छोटा छोटा उद्योग करके लोग अभी सशक्त हो रहा है, महिला लोग। सीधा सीधा महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सीधा सीधा महिलाओं को लाभ मिल रहा है। करेंगे कि इस वक्त वहाँ लखनऊ की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं को किस तरीके से देखती है, किन किन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है। सत्येंद्र, आप वहां की जनता से जानने की कोशिश करिए। हाँ पूजा जी, मैं जरूर जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाओं की जो बात हो रही है, उनकी गारंटी की गाड़ी दौड़ रही है, उससे लोग कितने खुश हैं, कितना उनको लाभ मिला है। मोदी जी की योजनाएं जो है आवास की हो या शौचालय की, क्या उससे कुछ लोगों को लाभ मिला है? नहीं, वो योजनाएं हैं उससे लाभ मिलेगा, लेकिन उस लाभ की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार होगा तो हम शौचालय भी बना लेंगे, मकान भी बना लेंगे, अच्छा खाना भी खा लेंगे, अच्छा बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। जो गारंटी उनको देनी चाहिए वो तो गारंटी वो दिए नहीं 10 साल में। और शौचालय की वो बात करते हैं, शौचालय से थोड़े देश आगे बढ़ता है। देश में बड़े बड़े प्रधानमंत्री बनाया गया था देश के विकास के लिए कि शौचालय बनाने के लिए? ये प्रधानमंत्री विकास के मुद्दे पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास हुआ है? ये विकास कर रहे हैं, विकास कर किस चीज कर रहे हैं? कितनी नौकरियां इन्होंने दे दी? सब कुछ तो ये बेच डाल रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी इस साल में, तो 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए। क्या इन्होंने 2 लाख भी रोजगार दिए हैं? 20 करोड़ का वादा करके 2 लाख भी नहीं दिए, 1 लाख भी नहीं दिए हैं, तो कहे कि गारंटी की कौन सी गारंटी मानी जाए कि आगे कोई गारंटी इनकी पक्की होगी? राशन मिल रहा है लोगों को, क्या उससे लोग कुछ लाभान्वित हुए हैं? लाभ तो देखो हर व्यक्ति की अलग अलग राय है। लाभ तो निश्चित रूप से मिला है। जिस तरह से भाई लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से माता बहनें खुले में शौच जाती थी, पहले भी सरकारें थी, बना सकते थे ना, क्यों नहीं बनाए? किसी ने रोका था क्या? विकास किसी ने रोक दिया था? ये सब अपने अपने मत हैं। निश्चित रूप से विकास हुआ है और हर घरों में पानी पहुंचने की व्यवस्था है। हर रोडों पे जो लोग यहाँ पे नियमित रूप से बाहर संचालन कर रहे हैं, अपने गाड़ी घोड़ा से जा रहे हैं, रोडों का अगर वो देख लें तो एक रोडों का जाल बिछ गया है।
जगह जगह जो है जो भी दिक्कतें थी, जैसे शौचालय की बात भैया कह रहे हैं, शौचालय गांव तक की महिलाएं दोपहर में, आज मई और जून के महीने में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मई और जून के महीने में औरतों का पेट खराब हो जाता था, शौचालय किस तरह से जाती थी, हम लोगों को भी दर्द होता था कि खुले में उनको बैठना पड़ता था या पेट दाब के रखना पड़ता था। देखिए, किसी ने रोका नहीं है, विकास निश्चित रूप से हुआ है, लाभ निश्चित रूप से हर वर्ग को हो रहा है, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, सबको सब चीज का लाभ मिल रहा है। कुछ कमियां जरूर रही हैं। विकसित भारत की योजना जिस तरह से हमारी प्रतिष्ठा बाहर देशों में पहुंची है, बाहर के लोग जिस तरह से हमें जो है अच्छे से देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाभ है। अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। बाकी तो हर आदमी का अलग अलग विचार है, अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं, रखे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से परिकल्पना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 का लक्ष्य रखी है, निश्चित रूप से 400 के पार जाएंगे। क्यों भैया, सरकार में कुछ काम हुआ है यहाँ? थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत कमी भी है, दोनों चीजें हैं। अच्छा, सरकारी आवास, शौचालय और राशन की जो सुविधा है और आयुष्मान कार्ड की, इससे लगता है कि कुछ देश में कुछ बदलाव हो सकता है? जरूर, लोगों को कुछ तो फायदा हुआ है ना लोगों को। देश के प्रधानमंत्री अग्निवीर लोगों को 4 साल में भेज रहा है फौज से, और वो अगली बार वो 75 साल के होने, वो अपना दूसरी बार मौका मांग रहे हैं, तीसरी बार वो देश के लोगों से मौका मांग रहे हैं। अग्निवीर की भर्ती 4 साल की है और प्रधानमंत्री जी अब की बार फिर मौका मांग रहे हैं 75 साल के होने के बाद भी। ये विकास हुआ है? राजनीति में कोई उम्र होती है रिटायर होने की? नहीं होती तो नहीं है, लेकिन जब सब कहीं आप बॉन्ड लगा रहे हो, तो आप आर्मी में जब आपने 4 साल कर दिया है तो अपने ऊपर भी लगाना चाहिए उनको। पालन केवल जनता ही करेगी। केवल जनता के लिए सारे नियम कानून बनेंगे तो आप भी जनता ही हो। आप भी जब चुनने के बाद आप प्रधानमंत्री बनते हो, उसके पहले आप आम जनता होते हो। जनता जब चुनती है तब आप प्रधानमंत्री बनते हो, विधायक बनते हो, सांसद बनते हो। तो ये नियम कानून सबके लिए लागू होने चाहिए। और दूसरी, अभी भाई कह रहे थे कि देश का विदेशों में नाम बढ़ा है। 4,500 किलोमीटर चाइना ने भारत की जमीन कब्जा कर ली है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला क्या? रक्षा मंत्री जी ने एक शब्द बोला क्या उस पे? आप लद्दाख में जाइए, वहां पे अनशन पे लोग बैठे हुए हैं 3-3, 4-4 महीने से कि भारत की सरजमीन पे जो चाइना ने कब्जा कर लिया है। अरुणाचल में कब्जा कर लिया है। अरुणाचल में 600 गांव बसा दिए हैं और सीधे सीधे ये रिपोर्ट है उनकी, और उसके बावजूद उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो देश में नाम क्या बढ़ा? श्रीलंका जो हमें सपोर्ट करता था, नेपाल जो हमारे साथ खड़ा होता था, मालदीव जो हमारे साथ खड़ा होता था, मालदीव चाइना के साथ चला गया, श्रीलंका चाइना के साथ चला गया, नेपाल चाइना के साथ चला गया। लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है। आपने पाकिस्तान डरा हुआ है। नहीं, आप गोरखा रेजिमेंट डरा हुआ है, बिल्कुल भारत में थी। भारत में गोरखा रेजिमेंट थी जो भारत के लिए लड़ती थी। चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से, गोरखा रेजिमेंट लड़ती थी, नहीं लड़ती थी? आपने गोरखा सैनिकों का नाम पढ़े होंगे। तो गोरखा सैनिक आज कह रहे हैं कि हम चाइना की तरफ से लड़ेंगे जाके। अच्छा। तो जब ये नौबत आ गई कि हमारी आर्मी की स्थिति ये हो गई है और हमारे रक्षा मंत्री इस क्षेत्र से हैं, लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं, उनके मुंह में दही जम गया, इस बात पे वो कभी नहीं बोले होंगे और ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बोलेंगे। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया, उनके साथ रेप हुए, उस पे कभी भी एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला हो तो बताइए। जितनी महिला विंग है बीजेपी में, उसने एक शब्द बोला हो कभी बोली? ऐसे तो सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, ऐसे वो ढिंढोरा ढोलक लेके बैठ जाते थे, लेकिन जब रियल में भारत की महिलाओं के साथ गलत हुआ तब उनके सबसे। इन सभी मुद्दों पर आम चुनाव में कोई फर्क दिखेगा क्या? देखिए, ना तो विपक्ष ही सही मुद्दे उठा पा रहा है, क्योंकि इतना ये डरा दे रहे हैं, इतना उनको धमका दे रहे हैं कि आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं। और आम जनता, भारत के जो लोग हैं, हमारा जो युवा है, वो सही रूप से जो सही उसको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, और उस पर बात भी नहीं करता। वो तुरंत का फायदा देता है, तुरंत यानी उसको तुरंत मिल जाएगा, 10 रुपए कूदने लगेगा, चाय पी लेगा, उसके बाद जेब खाली है। तो ये स्थिति हमारे जब बेरोजगार की युवा की हो जाती है तो वहाँ पे सही मुद्दे नहीं उठते। युवा तो मोबाइल तक ही सीमित रह गया, बस केवल वो मोबाइल तक है।
सही किताबें नहीं पढ़ता, अपने दार्शनिकों को नहीं पढ़ता, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ता। अगर उनको पढ़े कैसे क्रांति आई, कैसे देश हमारा आजाद हुआ, किन किन लोगों का उसमें बलिदान था और कैसे कैसे वो लड़े, इस मुद्दों पे कभी भी युवा हमारी बात नहीं करता है। क्यों भाई, युवा किन मुद्दों पर बात करेगा? मैं भाजपा जो युवा भी बात कर रहा हूँ कि जैसे कि भाजपा पार्टी जो है, पहले सिलेंडर कितना फ्री में बांटा उन्होंने, पहले कितना फ्री में बांट दिया। अब आदमी इतना परेशान हो गया, पहले भरा नहीं पा रहा। लाइन पे लगा हुआ है कि हाँ मोदी जी सिलेंडर बांट रहे हैं। अब आदमी एक एक दो दो सिलेंडर कर्जा पानी लेके सिलेंडर भी लाइन में लगा जा रहा है, उसको फ्री मिला जा रहा है। आज लोगों के घर में देखिए जाके आप, सिलेंडर छोड़िए, मोदी जी लकड़ी तक नहीं पहुंचाना पा रहे हैं। अब की होली में अमीनाबाद व्यापार मंडल की मार्केटों में 12 चौराहा है और हर चौराहे पे होलिका ग्रहण होती है, मगर अब किल सिर्फ एक चौराहे पे हुई है। एक ही चौराहे पे हुई, वही श्री राम रोड पे। योजना से लाभ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला। व्यापार मंडल में चंदा लिया जाता है। अब किल भाजपा के आपके क्या नाम है उपाध्यक्ष टिंकू सोनकर जी खत्म हो चुके हैं, 2 साल हो गए उनको, वरना वो हर बार करवाते थे, मगर अब किल वो खत्म हो गए तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है भाई? मतलब भाजपा की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार है ये। अपने गौरव भैया जी हमारे सामने खड़े हुए हिंदू समाज पार्टी के। मतलब भाजपा में क्या है, सिलेंडर फ्री बांट दिया उन्होंने, अब क्यों नहीं दे रहे सिलेंडर? अब क्यों नहीं दे रहे? तो एक बार दे दिया, अब भरवाते रहे, अब भरवाते रहे ना उसको। कहाँ भरवाते रहे? अरे किसी के पास पैसा नहीं है, कहाँ भरवाएगा? तो यार पैसा तो देखो किसी के पास हमेशा नहीं रहता ना, सरकार पैसे की व्यवस्था करके देगी। देखिए भाजपा ने सरकार को एलडीए के मकान वापस दिए, उसने कहा जाइए लीजिए जाके, उसका नाम आ गया कहीं भैया किस्तों पे होगा, जाके ले लीजिएगा। अब अकबर नगर की बात कर रहे हैं? अकबर नगर की आपके बिजनौर पे है, काशीराम योजना बना हुआ, वालों को शिफ्ट किया गया था और कहा गया था किस्तें देंगे। काशीराम योजना में 270 मकान प्लाट हुए हैं भैया, और किसी को कोई मकान नहीं मिला है। जाके देखिए जाके कितने ताले तोड़ दिए गए। अकबर नगर में मकान अवैध नहीं थे क्या? मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी बात करिए आप, खाली एलडीए के मकान बने आपके यहाँ पे बिजनौर रोड पे औरंगाबाद से। तो वहाँ पर जो बिजली का बिल जो जमा कर रही थी वो जो पब्लिक, वो भी अवैध थी। बिजली का जो बिल हर महीने जा रहा था, वहाँ जो वोट देते थे वो पुरानी सरकारों में व्यवस्थित कर दिया गया उनको। अब वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किया, तो ये गलत था। इनको जो है केवल अपना विकास करना है और अपने लिए बस केवल सारा काम करना है, बस और कुछ नहीं है। क्या कहें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से वकील साहब ने अभी सिलेंडर की उज्ज्वला योजना के बारे में बताया कि दिक्कतें हैं, दिक्कत कहीं से नहीं है। हो सकता है कि इनको कहीं से दिक्कत हो। आज भी जिनको सिलेंडर मिल गया है, बड़े आसानी से सिलेंडर मिल रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में, एक मिनट मैंने नहीं बोला, पूर्ववर्ती सरकारों में सिलेंडर एमपी और सांसद और विधायक लिखते थे, तब लोगों को सिलेंडर लाइन लगानी पड़ी 2 किलोमीटर। आज की व्यवस्था ये है, आज की व्यवस्था ये है कि आप कहीं भी भरवा लीजिए, आज कहीं भी भरवा लीजिए सिलेंडर। आप एक फोन करिए, सुबह फोन करिए, आपको दोपहर से महंगा हुआ है, पहले से महंगा जरूर हुआ है, सर्विस अच्छी हो, महंगा निश्चित हुआ है, लेकिन सर्विस जिस तरह से लोगों को मिल रही है वो सर्विस पहले पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में नहीं थी। दूसरा, अगर किसी तरह से अवैध कोई भी कब्जा करके कहीं कॉलोनी बना करके लोग रह रहे हैं और वह अवैध है, और यदि उनको विस्थापित किया गया, अगर उनको विस्थापित किया गया, इसमें गलती कहाँ से है? आप लोग तो न्यायालय देख रहे हैं, आप लोगों को तो अच्छे से पता है। क्या बिल्कुल आंखें बंद हो गई थी क्या भारतीय जनता पार्टी की? अकबर नगर 2014 में नहीं था या उससे पहले जो सरकार बनी तब नहीं थे? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहता अकबर नगर नहीं था? स्थापित हो गया, 2 पीढ़ियां वहाँ अकबर नगर पे लोगों की रहती थी। आप ये सोचिए, वहाँ पे अकबर नगर है, अब वो टूटा है, उसको टेंडर, उसको ठेका किसको मिला है? उसकी वहाँ पे किसकी जो डिजाइनिंग हो जा रही, किसका वहाँ पे क्या काम होगा? जो समाजवादी पार्टी जो राज्यसभा सांसद है संजय सेठ, उन्हें वो पार्टी छोड़ के भाजपा से जो है राज्यसभा सांसद बने, उनके पास पूरा काम है, वो उसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वहाँ पे पार्क बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, वो बनाएंगे। एक मतलब पूंजीपतियों को नदी का वो हो रहा है ना सौंदर्य। अरे वो अरे कुकरेल नदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइडेंशियल जिसके पास है उसी को काम मिलेगा। संजय सेठ बिल्डर हैं, उनके पास व्यवस्था है। हम आप चाहें ये भी बताएं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं और कंपनियां क्या बाहर की टेंडर नहीं लेती हैं? उनको बचना है, उनको अपनी कंपनी बचाना है, उनको बचना है, तो भाई सरेंडर हो गए वो। उत्तर प्रदेश पूजा जी, लखनऊ में तमाम कई मुद्दे हैं इस आम चुनाव में, और इन्हीं सारे मुद्दों पर जो है आम जनता चुनाव करने वाली है। इनके मुद्दे प्रभावी होते हैं तो जरूर विपक्ष मजबूत होगा, और अगर इनके मुद्दे अगर कहीं कमजोर पड़ते हैं तो वर्तमान सरकार पुनः लौट सकती है, और भाजपा जो नारा लगा रही है कहीं ऐसा ना हो कि वो नारा कहीं भाजपा का सही सिद्ध हो।
जी हाँ सत्येंद्र, आपने लखनऊ की जनता से बातचीत की और फिलहाल लखनऊ की जनता जो है वो अलग अलग राय देती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर यहाँ पर विकास और कई ऐसे मुद्दों को वो उठाती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ मौजूद है, आखिरी सवाल उनसे लेना चाहेंगे। कुणाल, आपके पास अगर जनता है तो उनसे जानने की कोशिश करिए, जिस तरीके से लखनऊ की जनता ने विकास के मुद्दे को उठाया है, तो वहां की जनता आखिर इस बार किन मुद्दों को उठाने वाली और किसे देखते हुए यहाँ पर इस बार उनका वोटिंग का जो है वो मूड बदलेगा? कुणाल। बिल्कुल, हमारे साथ युवा हैं, वह बताएंगे इस बार चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा। चूंकि युवा हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार एक मुद्दा होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे इस बार मुद्दा? देखिए, अभी भारत में बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पर है। भारत में यूथ में 83% यूथ बेरोजगार है, लेकिन तब पर भी अगर कोई राजनीतिक मुद्दा पर अगर देश को धर्म के नाम पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए, यूथ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूथ कोटा में देखिए रोज काफी लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान अच्छा हुआ है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान बहुत बुरा हुआ है। देश में खुशहाली में भारत का स्थान बहुत बुरा हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान खराब हुआ है, शांति में खराब हुआ है। तब पर भी भारत में राजनीतिक मुद्दा पर दो ही मुद्दा है, भारत में 370 अच्छे हैं और दूसरा 35 है, और किसी भी प्रकार का काम भारत में अच्छे नहीं हुए हैं। यानी युवाओं के लिए कोई भी किसी की भी सरकार रहे या काम नहीं किया जा रहा है, रोजगार को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है, यही कहना है? हाँ, रोजगार के लिए कोई भी सरकार कुछ काम नहीं करती है, चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, युवा के लिए कोई भी काम नहीं हो रही है। अगर बात कर लें गोड्डा लोकसभा की, यहाँ पर काम नहीं करती है, तो आखिर उनके पास तीसरा विकल्प क्या है? वो तीसरा विकल्प की खोज में है। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी काम नहीं करती, कांग्रेस काम नहीं करता, तीसरा विकल्प आपके पास क्या है? तीसरा कोई आप क्षेत्रीय पार्टी जो ईमानदार हो, जैसे केजरीवाल बहुत ज्यादा ईमानदार थे, लेकिन उसे बिना वजह फंसा दिया गया है और वह एक अच्छे ईमानदार नेता होने के बावजूद भी जेल में है। उसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वे अच्छे विकल्प प्रधानमंत्री के तौर पर, दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर हैं भारत में, क्योंकि वह एक ईमानदार नेता है। उन पर तो आरोप लगा है, उसके बाद फिर वह ईडी के द्वारा कस्टडी में लिया गया है, उसको किस नजर से आप देखते हैं? हर विपक्ष के ऊपर तो बेवजह लगाया जा रहा है, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर बिना वजह। क्या यहाँ पर अमित शाह के बेटे जो किसी भी प्रकार के काम नहीं जानते, तब पर भी बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, वो कैसे हैं? उसकी संपत्ति, जो अमित शाह की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी तो उस पर भी तो चेक होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार इसको परोसने का काम कर रही है, जेल भेजने का काम कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं हो तो ईवीएम में आसानी से किसी भी प्रकार का घोटाला हो सकती है। जैसे केजरीवाल अगर अंदर रहे तो वो आसानी से 7 सीट बीजेपी दिल्ली में जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि विपक्ष होना जरूरी है? विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की अनिवार्य है। भारत में अगर किसी भी प्रकार का गलती न हो तो बीजेपी इस बार सत्ता हासिल भी नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सत्ता को उसे हासिल करनी है तो किसी भी न किसी प्रकार का वह साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रही है, वह विपक्ष को बिना वजह जेल में डाल रही है। आप देखिए कि केजरीवाल का 1 भी रुपए अभी तक तो मीडिया में नहीं आया है। कैसे आप कह सकते हैं कि वह एक ईमानदार नेता नहीं है? इसके साथ ही अगर हम गोड्डा की बात कर लें तो गोड्डा में कई तरह के उद्योग लगाए गए हैं, उस पर युवाओं को क्या रोजगार नहीं मिला है? क्या आपका क्या कहना है? युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, ये फैक्ट है, क्योंकि भारत में यूथ में 83% यूथ अब तक में बेरोजगार है। ये अब तक के प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी बार है। 2024 में 83%। आप चेक कर लीजिए, एनएसए का रिपोर्ट में, निफ्टी का रिपोर्ट में, किसी के भी रिपोर्ट में आप चेक कीजिए, 83% बेरोजगारी हर जगह त्राहिमाम है। लोग एएलपी में इस बार देखिए 5000 मात्र वैकेंसी, अगला बार 1.5 लाख था, इस बार 5000 वैकेंसी। अगला बार देखिए उसमें टेक्नीशियन में 60,000 वैकेंसी, इस बार 9,000 वैकेंसी। लोग बेरोजगार, ऊपर से बेरोजगारी बढ़ने जा रही है और वैकेंसी दिन प्रतिदिन घटने जा रही है। तो इस बार यानी युवाओं को जो रोजगार देगा उस पर वोट करें? हाँ बिल्कुल, आप अपने रोजगार पर वोट दीजिए, यही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये सरकार दिन प्रतिदिन आदमी को तकलीफ में डालते चली जाएगी।
तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि जो भी विपक्ष में पर आरोप लगाया जा रहा है और ईडी के द्वारा उन्हें कस्टडी में लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये मुद्दा है। इसको जो है वर्तमान सरकार भजाने का काम कर रही है। इसके साथ ही इनका साफ कहना है कि युवाओं को जो सरकार रोजगार देगी उसको उनको हम वोट देंगे। जी पूजा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ सत्येंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी लखनऊ की जनता से बातचीत की और उनका मूड जानने की कोशिश की है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल जनता जो है वो जहां एक तरफ रोजगार का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ से उन सारे मुद्दों को उठाया गया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर हर घर नल जल की बात हो, सभी चीजों को लेकर के हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में हमारे साथ इतना ही। फिर कल ठीक 5 बजे लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।